नाज़रीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और साथ ही हम आपको जो आवाम को दरपेश मसाइल होते हैं उनके अजाले के हवाले से हम बात करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि जो 15 नवंबर है 2021 से 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के तौर मनाते हैं। अगर हम हमारे मुल्क की मरकजी काबीना जो है उसके 10 नवंबर 2021 के एक फैसले पर नजर डालेंगे तो वहां यह फैसला लिया गया उस मीटिंग में कि मुल्क में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर मनाया जाए। और इस दिन आप जानते हैं कि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और हमारी सरकार की हमेशा ये कोशिश रही कि जो हमारी कबायली बरादरी है, हमारी कबायली बरादरी की बेहबूदी के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारे इकदामात किए जा रहे हैं और यही मकसद है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जो पैगाम है उसको आम करना है। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कबायली बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना है और जो कबायली बिरादरी है उनके जो मामलात है उन मामलात को देखना है और उनकी बहबूदी के हवाले से जो स्टेप्स है वो उठाने हैं। चूंकि इस साल 2024 की बात जब हम करेंगे तो यहां पे हमारे जो आदरणीय वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी है उनकी तरफ से कई स्टेप्स लिए गए और अगर हम बात करना चाहेंगे कि इसी महीने की 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वहां पे कुछ तकरीब के दौरान जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे मरकजी वजीर हैं उन्होंने उसमें शिरकत की। और आज के दिन के हवाले से अगर हम पैगाम की बात करना चाहेंगे, हमारे आदरणीय वजीर आज़म जी का पैगाम है, भगवान बिरसा मुंडा taught us how to live in harmony with our surroundings and be proud of our culture. Inspired by him, we are working to fulfill his dreams and to empower our ट्राइबल कम्युनिटीज। किस तरह से हम अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं, हमारी सरकार किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करती है, खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे और हम वेलकम करना चाहेंगे, खैर मकदम करना चाहेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह जनाब सैयद रफीक शाह साहब जो चेयरमैन हैं और जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट। जनाब सैयद रफीक शाह साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी। बगैर नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। करता हूँ। आरबीआई कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। क्योंकि डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब के हवाले से आप जानते हैं कि एक नामवर समाजी कारकुन है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाजी इस्लाह के हवाले से काम करते हैं।
लोगों के मसाइल के हवाले से उन जगहों पे जाते हैं जहां पे बाकी लोगों का पहुंचना दुश्वार होता है, वहां पे डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब पहुंचते हैं। और डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे शो में। क्योंकि हमने बात की जनाब सैयद रफीक शाह साहब आगाज में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैगाम है आज के दिन के हवाले से कि इसको जो कम्युनिटीज है इनको एम्पावर करने के हवाले से स्टेप्स लिए जा गए हैं, तो किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? आगाज कीजिए। सबसे पहले मैं दूरदर्शन का शुक्रगुजार हूं कि आज के इस 15 नवंबर के दिन पर हमें इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। उसके बाद आज जो है मारूफ ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी का जो है दिन है। मैं बिरसा मुंडा जी को और ट्राइबल कम्युनिटी जो भी हैं उनके हुकूक की लड़ाई लड़ने वालों के लिए जो शहीद हुए हैं, जिनने कुर्बानियां दी हैं, ट्राइबल यानी कबाइल तबकों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हुकूक की बहाली के लिए उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और जहां तक ऑनरेबल वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का पैगाम है, जहां तक उस पैगाम का ताल्लुक है, तो मैं ये कहूंगा कि मुल्क की तरक्की जो है या समाज की तरक्की जो है वो तब तक मुमकिन नहीं है जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को और पसमानदा तबका जात जो भी हैं सबको साथ लेकर न चलें। इनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, इनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इनकी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जब तक हुकूमतें कदम नहीं उठाएंगी तब तक मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है और तब तक हमारा समाज एक अपाहिज समाज कहलाएगा। अब चूंकि 2014 में जब जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, तो हमने ट्राइबल लीडर्स ने, पसमानदा तबका जात के लीडर्स ने जो है गवर्नमेंट से अप्रोच किया जी श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अप्रोच किया, जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे राजनाथ सिंह जी, या अभी के जो हैं श्री अमित शाह जी, इनसे वक्तन फवक्तन हमारे राब्ते हुए। तो उसमें जो हमारे ट्राइबल्स के मामलात थे, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने ये मामलात उनके सामने रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा बेसिते चेयरमैन ऑल J&K पहाड़ी इथनिक ट्राइबल मूवमेंट कि हमने एक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती हमने। जो हमारा पहाड़ी तबका यहाँ पर था, पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी जो पिछले 75 वर्ष से अपनी शनाख्त की लड़ाई लड़ रही थी, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही थी, तो मौजूदा सरकार ने ज़ुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल करके जो है हमारे पहाड़ी कबीले के हुकूक भी बहाल किए और जो हमारे दीगर तबका जात हैं उन्हें OBC तबका में शामिल करके उनके हुकूक भी बहाल किए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि साबका सरकारों की मैं मुखालफत नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह साबका सरकारों ने जो भी मरकज़ में सरकारें रही हैं, दिल्ली के अंदर जो भी सरकारें रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्राइबल या पसमानदा तबका जात रहते हैं उनके हुकूक से मुतलिक जो फैसले लेने चाहिए थे, उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए या उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जी, तो वो फैसले न होने के बराबर। चलिए, जिस तरह से आपने भी बात की कि जिस तरह से एक मुहावरा आपने सुना है, राजा साहब ने भी सुना होगा, देर आयत दुरुस्त आयत। अब देर से ही सही तो, लेकिन जो इस सब तबके की बहबूदी के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश जरूर होती है कि जो आगे वाला हो और जो खुसूसी तौर जो मुस्तहिक हो उस तक वो हक पहुंचे। क्योंकि हम डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब आज के दिन को हम जो भगवान बिरसा मुंडा जी जो है उनकी जयंती के तौर पर मनाते हैं,
लेकिन जरूर हमारे नाजरीन जो है उनके जहन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर शायद, क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट पे जब हम आपको बुलाते हैं आप बिल्कुल तहकीक करते हैं, पढ़ते हैं आप उनके हवाले से, कि हम जानना चाहेंगे कि जो हिस्ट्री है बिरसा मुंडा जी की और जो उनका कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बिरसा मुंडा एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन, मिस्टर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। फयाज साहब, जहां तक बिरसा मुंडा जी की बात है, ये एक ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं जो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस जमाने में, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब रियासतें इसमें थी उस वक्त तो बांग्लादेश भी नहीं था, ये भी उसी के साथ था। और उस यूनाइटेड जो बंगाल उस वक्त हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ये एक ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिनका जन्म 1875 में हुआ था, और यंग एज में 15-16 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की जी। खासकर जो अंग्रेजों के जरिए फोर्सिबल कन्वर्जन्स हो रहे थे झारखंड के इलाके में और ये ट्राइबल इलाकों में, इस पे ये बहुत ज्यादा कमरबस्ता हुए उस वक्त, और बहुत बार जेल भी गए, और इनफैक्ट इनकी डेथ भी जो है जेल में ही हुई है 1900 में, महज 24 साल की उम्र में। नाजरीन कोई पता ही नहीं होगा, शायद वो सुन रहे होंगे कि बिरसा मुंडा जी कोई 80-90 साल की उम्र में उनका जो क्या बोलते देहांत हुआ होगा, ऐसी नहीं बात है। एक यंग, ये खासकर जो हमारे यूथ है उनके लिए बहुत ही उनके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं ये हैं। और जहां तक जितनी भी हुकूमतें आई, उतनी जो है इनके बारे में उतना न तो कहीं पे लिखा गया था, न इनके हवाले से उतनी कोई जानकारी लोगों में थी। मगर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने इस हवाले से बिल्कुल एक कैबिनेट डिसीजन लिया 2021 को, और इस दिन को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय मतलब ट्राइबल, गौरव हुआ एक हिसाब से प्राउड फील करना इनके बारे में। सही बात है। ये इनके बारे में जितने भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे शुड बी प्राउड ऑफ दिस मैन। और इन्होंने जो काम किया वहां पे, वो एक सही में जो है बहुत जबरदस्त काम था, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज में जितना इन कम्युनिटीज ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया है, उतना किसी मतलब मुझे नहीं लगता बाकी कम्युनिटीज ने उतना काम किया। चाहे जो मतलब उस वक्त यूनाइटेड इंडिया जो था, अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेके बादशाह खान की क़यादत में, फिर यहां के जो आपके ट्राइबल एरियाज, हिंदुस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के या नॉर्थ ईस्ट के भी, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बिरसा मुंडा जी की डेथ जो है जेल के अंदर ही हुई है 24 साल, और महज 24 साल की उम्र में, तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये इस कंट्रीब्यूशन को हमें याद करना चाहिए, और जो इन्होंने जो क्या बोलते रास्ता दिखाया है, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, और खासकर ये मशाल राह है हमारे यूथ के लिए। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आपने डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब को सुना, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 24 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, वो भी जेल में, और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से जो तकरीबात हुई, जिस तरह से हमने कहा कि 13 नवंबर 2021 को यह दिन मनाने के सिलसिले में मरकजी काबीना ने बाज़ाब्ता फैसला लिया, और तब से लेकर आज तक मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर जो ये हमारी ये कबायली बिरादरी है, ऐसा कोई शोबा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, मुख्तलिफ शोबों को जब हम देखते हैं, हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, या इसके बगैर जितने भी बाकी शोबे हैं, तो वहां पे हमें देखते हैं कि एक खसूसी जगह जो है, खास जगह जो है, वो दी गई है इन कबायली बिरादरी को। और आज के दिन के हवाले से अगर हम कहेंगे, हमारे जो आदरणीय वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आज जमवाई बिहार का दौरा किया, और वहां पे जो है, वहां पे भगवान बिरसा मुंडा जी के एजाज में एक तकरीब के दौरान एक यादगारी सिक्का जो है, वो डाक टिकट जो है, उसकी नकाब कुशाई की। और एक खास बात आपको कहना चाहेंगे, वो ये है कि तकरीबन 6,640 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। जनाब सैयद रफीक शाह साहब, हम बात करते हैं कि जो सरकारें हैं, जिस तरह से आपने कुछ वक्त पहले ये बात कही कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें इनकी बेहबूदी जो है, इनकी तरक्की जो है, उस चीज के लिए हमें काम करना चाहिए। जी। आपको फिर याद होगा
प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स। आपको याद होगा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स। आपको यह भी जहन में आ रहा होगा नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स। ये बात भी जहन में आ रही होगी टर्म लोन स्कीम। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के हवाले से आपने भी सुना होगा माइक्रो क्रेडिट स्कीम अप टू 5 लाख। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष है या सेहत के हवाले से जिस तरह से हमने बात की, ये एक छोटा सा खाका मैंने कई महकमों के हवाले से आपके सामने रखा। किस तरह से सरकार इस चीज को संजीदगी से ले रही है, जो हमने अभी आपको आदाद शुमार दे दिए। आपका रिएक्शन रफीक साहब? देखिए, इसमें शक नहीं है कि हमारे मुल्क का आईन जो है वो यहाँ कबाइल तबके जो भी हैं उनको एक खुसूसी गारंटी देता है उनकी डेवलपमेंट की, उनकी तरक्की की, उनके कल्चर को प्रमोट करने की। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूंगा। बदनसीबी से ये रियासत 1947 में टूटी, 2 हिस्सों में तकसीम हुई, हमले हुए, फिर यहाँ वक्तन फवक्तन हालात जो हैं जो पुरअमन नहीं रहे। यहाँ जो है गन मूवमेंट शुरू हुई, मिलिटेंसी शुरू हुई, तो एक लंबे अरसे तक ये दरम बरम निज़ाम रहा। लेकिन इसके दौरान सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ वो यहाँ का कबायली तबका हुआ। नहीं, अभी जो स्टेप्स की हम बात करें, हाँ, उसी पर हमें बहुत डिस्कशन करना है इस हवाले, उसी पर आ रहा हूं। तो जहां तक इन प्रोग्रामों का ताल्लुक है जो आपने मुझे बताया, जो स्कीमें चल रही हैं, बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जमीनी सतह पर जो आम कबायली है उसको एवरेंस नहीं दी जाती है, उसको आगाह नहीं किया जाता है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं बड़े खुलकर कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी इसमें एक रुकावट पैदा करती है। जो बाबू तबका है, बाबू तबका ट्राइबल कम्युनिटी को या पसमानदा तबका जात को तरक्की की राह पर गामजन होने में जो ताखीर करते हैं और उनको वो जो हैं मालूमात फराहम नहीं करते हैं, तो वो एक रुकावट बनती है। दूसरी बात यह है कि अब आप कहेंगे इंटरनेट की बात करेंगे या मौजूदा डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, लेकिन जहां तक हमारे पहाड़ी तबके का या कोई भी कबायली तबका है या पसमानदा तबका जात है, उनमें एजुकेशन रेट अभी भी बहुत कम है, क्योंकि उनके सामने मसला ये है 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी उनके लिए एक मसला है। तो इसलिए वो हुसूल रोजगार के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, या कोई छोटा मोटा जो है कारीगर तबका है वो अपने कारीगरी के पेशे से जो है। जिस तरह से आपने बात कही, हम रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, हमारा मुल्क एक शानदार मुल्क है, और हमारे मुल्क में अगर हम एजुकेशन के हवाले से देखेंगे, हेल्थ के हवाले से देखेंगे, पर्टिकुलरली आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम कहना चाहेंगे, जितने भी मुतलकीन हैं, जिन्होंने भी हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यहां पर आज की गई, उसके हवाले से आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि जिस बीमार को इलाज करने के लिए अपनी जेब में 1000 रुपए 500 रुपए नहीं हुआ करते थे, वही 2011 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक अगर आपको याद होगा, जो भी यहां पे कुछ ऐसे गिने चुने लोग थे उनको यहां पे जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से वो सहूलत मुहैया थी। लेकिन उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल किया गया, जो कार्ड है वो कार्ड हर एक को दिया गया, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, एजुकेशन फ्री, वर्दियां फ्री, किताबें फ्री, इसके साथ साथ सेहत के हवाले से अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट फ्री। जो एजुकेशन की बात अभी हमारे रफीक साहब कर रहे हैं पहाड़ी तबके के लोगों के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हर जगह एजुकेशन के फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं, किस तरह का रिएक्शन आपका होगा? देखिए, इसमें फिर क्यों पीछे है, इसमें बहुत से वजूहात हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि इन्होंने बिल्कुल वजह फरमाया कि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस।
जितनी भी स्कीमों की बात आपने इससे पहले भी की, मैंने भी बात की, करता रहता हूं, लिखता रहता हूं, मगर जितने भी ये स्कीमें हैं, खासकर जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, या उनके लिए हेल्थ की स्कीमें अलग से उनके लिए है, एजुकेशन की उनकी अलग से स्कीम है, इनके लिए हॉस्टल्स की स्कीमें हैं, उनके लिए कारोबार करने के लिए इवन कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं। सही बात है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके लिए। बिल्कुल। मगर मसला है कि उन तक अभी उनको अभी भी उसकी मतलब उन तक रसाई नहीं है। और जो स्कूल्स वहां पे है उन इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वो भी स्कूल ऐसे हैं कि सही स्कूल नहीं है, और मोबाइल स्कूल्स भी हैं, सही टीचर्स नहीं है। अगर मोबाइल स्कूल्स है तो वहां पे सही मतलब वहां पे असातिज़ा नहीं होते हैं। मैंने कितनी बार लिखा मोबाइल स्कूल्स के हवाले से या सीजनल स्कूल्स के हवाले से। सीजनल स्कूल्स बनाए गए ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, मगर वहां पे जो असातिज़ा होते थे उनको 15 साल तक महज 8,000 रुपए की सैलरी, 4,000, 5,000 बात है कि अगर हम अब जो है अब उनकी सैलरी बढ़ाई गई, अलग है इस वक्त सिचुएशन, अब उनकी सैलरी बढ़ाई गई, मगर मसला है कि वो टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। तो इसमें हमारी कम्युनिटीज का भी रोल है, इसमें जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं जो इसी ट्राइबल कम्युनिटी में आपको अर्ज करना चाहूंगा डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जिस तरह से हम देखते हैं, अगर हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे, कहते हैं एक और मुहावरा, आज के प्रोग्राम में मुहावरों का जिक्र हम करते हैं, एक और मुहावरा हम ले लेंगे कश्मीरी में, जो आपने शायद सुना होगा, दबान तोता दी ने मुंह से बात ही होता था, मांगने की। बिल्कुल, यानी माँ से भी रफीक साहब खाना जो है ना वो मांगना है, फिर जाके वो माँ है, माँ तो माँ है। अच्छा, ये चीज है कि अगर फैसिलिटीज है, जिस तरह से अभी बात की गई, आपने अवेयरनेस की बात की, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता वेबसाइट पे सारा कुछ रखा है, डिपार्टमेंट की मूवमेंट से, अगर हम जनाब सईद रफीक शाह साहब ये आपसे जानना चाहेंगे, जाएंगे बेचारे इतने क्यों, वही सवाल मैं जनाब रफीक साहब से कहना चाहूंगा, चूंकि आप चेयरमैन हैं ऑल जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट, जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो एक हमारे रफीक साहब का ये भी, क्योंकि आप जानते हैं इन स्कीम्स के हवाले से, आप जानते हैं, आम लोग नहीं जानते, आप तो जानते हैं ना। अगर आप जानते हैं तो व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ये स्कीम्स लेके पब्लिक तक जाना, उनको वो फवाइद पहुंचाना, और उनको इसका जो है इसके जो फवाइद है वो डायरेक्टली उन तक जिस तरह से पहुंचे। जी फयाज साहब, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा, क्योंकि मैं पहले आपको थोड़ा सा पस मंजर बताऊंगा। मैं पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट का चेयरमैन हूं। जी जी। और मैंने और हमारे बहुत सारे साथियों ने, जो लीडर्स हैं, हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और हमसे पहले जो लोग चले गए उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी। एक दौर वो था जब पैदल चलकर ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी। लेकिन बशर्ते चेयरमैन मैं ये बताऊं कि मेरी जो है लेवल वो है कि मैं अभी भी मुश्किल से मोबाइल जो हमारे पास फोन है इसका कॉल उठा सकता हूं और यहां से आंसर दे सकता हूं, डायल कर सकता हूं। इंटरनेट चलाना या वेबसाइट पर जाना वो मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो जो मेरा वो तबका है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो टोटली एक प्रोग्राम के तहत बैकवर्ड रखा गया है गुज़िश्ता 75 बरस से, उसमें चाहे गुजर तबका हो, चाहे जो है पहाड़ी तबका हो, चाहे जो हमारे दीगर पसमानदा तबका जात हैं, इनको पॉलिटिकल विक्टिम बनाकर इनको सिर्फ वोट मशीन के तौर इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के तौर इस्तेमाल किया गया। देखिए, आज के प्रोग्राम में हमने हमने बात करनी है कि जो सरकार का जो प्रोग्राम है, हमें मतलब सियासत से हट के हम आज बात करना चाहेंगे, हमने करना क्या चाहिए सियासत पर। देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, स्कीम्स की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, कवानीन के अंदर जो इनके हकूक है उनकी बात, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हुकूक के हवाले से आप कहिए किस तरह के हुकूक के हवाले से मैं कह रहा हूं वो ये है कि जो स्कीमें गवर्नमेंट ने रखी हैं, जी, हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत हिंदुस्तान के कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें रखी हैं। इवन पेट्रोल पंप्स रखे हैं, बिल्कुल सही है, लोन्स रखे हैं, जिनका गाड़ियां रखी हैं, ट्रांसपोर्ट रखा है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज रखी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज रखी हैं। लेकिन मैं अदर देन पॉलिटिक्स बात करूंगा, जहां तक हम अपने समाज की बात करते हैं, हमारे समाज में एजुकेशन सिस्टम भी एक माफिया सिस्टम बन गया है और हेल्थ सेक्टर भी एक माफिया सिस्टम बन गया है, जिसमें
ہمارے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے جو ہے باخبر نہیں کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی باخبر کرنا بھی چاہے کوئی لیڈر تو اس کو وہ مافیا دبانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے اب آپ نے جناب رفیق صاحب، میں آپ کو روکنا چاہوں گا. ادھر ہم اس کمرے میں ہیں، اسی کمرے میں بات ہو رہی ہے. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، ناظرین بھی سن رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ملک میں بات ہو رہی ہے بہبودی کے حوالے سے، سکیمز ہے. باقی لوگ جب باقی لوگ سنتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے جو بات کرنی ہے، ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ رائٹس جو ہے ہمارے پاس سکیمز ہے. آپ کی طرف سے میں ایک میسج چاہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ پہاڑی طبقوں کے لوگوں سے بتائیے کہ اس طرح کی سکیمز ہے، ان کا فائدہ اٹھائیے. کیمرہ آپ کا ہے، کائنڈلی. اس ضمن میں عرض کروں کہ اس ضمن میں ہم نے اسی سال اپریل کے مہینے میں جی بلیک بورڈ موومنٹ شروع کی ہے. جی ہم میری ادھیکشتا میں ہماری یہ تحریک ایک بلیک بورڈ موومنٹ چلا رہی ہے. ہم علاقوں میں جاتے ہیں، بہت خوب، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، بہت خوب، چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. اننت ناگ ہو، پونچھ رجوری ہو، کرنا ہو، کیرن ہو، ہر جگہ کے ٹور میں نے کیا. اس میں ہم پسماندہ طبقے کو بھی اویئر کرتے ہیں اور جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں ان کو بھی اویئر کرتے ہیں. لیکن میں جو ہے اب آپ کے کیمرہ کے حوالے سے میں اپنے لوگوں کو، یعنی کہ جو قبائلی لوگ ہیں یا پسماندہ طبقہ جات کے لوگ ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ حکومت ہندوستان نے ہمارے ان پسماندہ طبقوں کے لیے اور قبائلی طبقوں کے لیے بہت ساری سکیمیں رکھی ہیں اور ان کا بجٹ جو ہے سیپریٹ بجٹ رکھا ہے ہر ڈسٹرکٹ کا. بہت خوب. اور 140 کروڑ روپیہ ایک ڈسٹرکٹ کا جو ہے بجٹ ہے. جی جی. آپ کی اسکالرشپ کی سکیمیں ہیں جی. آپ کا ہیلتھ کیئر ہے، آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے اس کے لیے ہے، اور آپ کے پولیٹیکل رائٹس کو بھی موجودہ گورنمنٹ نے ریسٹور کیا ہے. بہت خوب ڈاکٹر، جس طرح سے آپ نے جناب سید رفیق شاہ صاحب نے بتا دیا. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن آخر پہ رائٹس کی بات، میسج کی بات، کس طرح سے آپ اپنا اب سم اپ کر کے اپنا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں کتنا بتاؤں، آج ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے بہار میں تقریباً 6,500 کروڑ کا بجٹ، بالکل صحیح بات ہے، اس کی اناؤنسمنٹ کی. آلریڈی 2 ٹرائبل یونیورسٹیز ہماری ملک میں ان کے لیے ہیں. اتنے ٹرائبل کالجز، اتنے انجینئرنگ کالجز، باقی چیزیں. اور سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا قانون ہے فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کا. بالکل صحیح. اور جو تحریک ہے برسا منڈا جی کی بھی جو تحریک تھی انگریزوں کے خلاف جو تھی، اور اس فارسٹ رائٹس میں خاص کر اس کا پریمبلی جو ہے، این ایکٹ ایمز ٹو ایڈریس دا ہسٹوریکل انجسٹس ڈن ٹو ٹریڈیشنل فارسٹ ڈیولپرز. جو ان کے ساتھ ہسٹوریکل انجسٹس ہوا تھا بالکل، جب انڈین فارسٹ ایکٹ بنایا گیا تھا، برطانیہ کی جو حکومت تھی یہاں پہ، انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی تھی، اسی کو ہم جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے، ان کو اب لینڈ مل رہی ہے، ان کو اپنے روزگار کے لیے رائٹس مل رہے ہیں. SC/ST اٹراسٹیز ایکٹ ہے، وہ الگ سی بات ہے کہ ان قوانین کو زمینی سطح پہ جو ہمارے افسر شاہی ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کیا وہاں میسج ہے کہیں آپ کا پہ. آخری میسج؟ بس میری میسج یہی ہوگی، جتنے بھی NGOs ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی قلمکار ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، بہت خوب. ان کو اس حوالے سے پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد لکھنا چاہیے. اپنی طرف سے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میں خود ٹرائبل تو نہیں ہوں مگر ٹرائبل کے حقوق پہ بات کرتا رہتا ہوں. بالکل پچھلے صحیح. 10 سالوں سے بالکل صحیح. جتنا میں نے فارسٹ رائٹس کے حوالے سے، ٹرائبل رائٹس کے حوالے سے لکھا ہے، اتنا ہی کسی اور نے لکھا ہے. اپنی طرف سے میں بھی کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب سید رفیق شاہ صاحب، دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا اور آپ کو یاد آیا ہوگا. اور یہ ہم بتانا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں کہ ٹرائبل افیئرز کی اگر ہم بات کریں گے، جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے، پچھلے ورشوں میں بہت سارے پروگرامز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور ہم نے انفارمیشن پہنچا دی ہے ان سکیمز کے حوالے سے براہ راست آپ تک. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور ضرور انہی سکیمز کے حوالے سے انفارمیشن ہم اسی دوردرشن نیوز کے پروگرام حالات حاضرہ کی طرف سے آپ تک پہنچا دیں گے. آج آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ ناصر.
तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे?